ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम या मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस में रमज़ान एक बार फिर तशद्दुद के साए में। मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस पथराव और फ़ौजी बूटों से एक बार फिर मजरूह। I like to see Jewish pray. I like to see everyone doing what they likes to do, but in peace. But this peace will not be with apartheid and racism state. मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। मुसलमान, क्रिश्चियंस और यहूदी, ईस्ट जेरूसलम इन सब के लिए सेक्रेड, मुक़द्दस है। ये सेक्रेड मकाम पिछले साल की ही तरह इस साल भी मुसलमान फ़लस्तीनियों के शदीद एहतजाज और इसराइली फ़ौज के इंतहाई सख्त इक़दामात के बाद एक बार फिर वायलेंस और लड़ाई की ज़द में है। आम फ़लस्तीनी क्या कहते हैं? मेरी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। मेरा बेटा जेल में है जहां उसे टॉर्चर किया गया है और वो बीमार है। रमज़ान के दौरान ज़्यादा दुख होता है। जब मैं सहरी के लिए उठती हूँ और उसकी कुर्सी खाली देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। इसराइल को इन आबादकारों को रोकना चाहिए जो यरूशलेम में आकर उकसाते हैं और खौफ का माहौल पैदा करते हैं। बैतुल मक़दिस के लोगों को रमज़ान के महीने में सुकून से रहने दो। हम बहुत खौफज़दा हैं। हमें डर है कि हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और अभी जंग को 1 बरस भी नहीं हुआ है। लड़ाई से होने वाले नुकसान के बारे में सोच कर डर लगता है। हम अपने मुल्क का दिफा करने आए हैं। ये हमारी सरजमीन है। हम बुरके का दिफा करने आए। इसका दिफा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम की बात करते हैं, मकबूजा बैतुल मक़दिस की बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या और इतना अहम क्यों है? देखें। 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस 75 साल पुराने इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा सिंबल है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल और यहूदियों और क्रिश्चियंस का मुक़द्दस तरीन ये इलाका वाज़े तौर पर सेपरेट हिस्सों में बटा हुआ है। क्रिश्चियन फ़लस्तीनी आर्मीनियंस के साथ 2 अलग अलग क्वार्टर्स में रहते हैं, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमान और ज्यूज़ के घर अलग अलग इलाकों में हैं। हरमल शरीफ या टेम्पल माउंट दरअसल वो कंपाउंड है जो फ़लस्तीनियों और यहूदियों दोनों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। इसके एक तरफ ज्यूइश मज़हब की सबसे मुक़द्दस दीवार गरिया या वेस्टर्न वॉल है, जो यहूदियों के मुताबिक हेरोद के टेम्पल की बाक़ियात हैं। इसी कंपाउंड में गुंबद सखरा या डोम ऑफ द रॉक है, जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि यहीं से पैगम्बर इस्लाम मेराज पर गए थे। हरमल शरीफ के ही एक सिरे पर हज़रत उमर की बनाई हुई मस्जिद अक़सा है। मस्जिद अक़सा में मुसलमानों के सिवा तमाम कम्युनिटीज़ का दाखिला मना है। यहाँ आपको क्विकली ये भी दिखा दें कि मकबूजा बैतुल मक़दिस का पूरा इलाका दिखता कैसा है और वहाँ मसला क्या है। मैं यरूशलेम के तलपियोत इलाके में हूँ, जहाँ पर कि टूरिस्ट को लाया जाता है ओल्ड सिटी का व्यू दिखाने के लिए। यहाँ से डोम ऑफ द रॉक, अल-अक़सा मस्जिद और बाकी जो मशरक़ यरूशलेम के इलाके हैं, ख़ास करके जो अरब बस्तियाँ हैं, वो साफ़ तौर पर नज़र आती हैं। और यहाँ पर हालांकि टूरिस्ट को दिखाने के लिए ओल्ड सिटी का व्यू जो है लाया जाता है, लेकिन एक दूसरी कहानी भी यहाँ पर साफ नज़र आती है और वो कहानी है यहाँ के डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि यहाँ जितने भी अरब आबादी के लोग हैं, यहाँ पर तकरीबन 65 से 70% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। और उनसे बात करने पर वो कहते हैं कि उन्हें आम जो सहूलियतें यहाँ पर यहूदी शहरियों को मिली हुई है, उनसे वो उन्हें नहीं मिल पाई है। और फ़लस्तीनी ये भी कहते हैं कि मसले की असल जड़ 75 साल का इसराइली कब्ज़ा है। When you have a country under occupied, जब एक मुल्क मकबूजा हो तो ऐसा ही होगा, यानी बुनियादी वजह ऑक्यूपेशन है और कुछ नहीं। अगर वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी लड़ाई शुरू करते हैं, कम ऑन गाइस, फ़लस्तीनियों के पास M16 नहीं, आप लोगों के पास M16 है। आपके पास फौज है, ताकत है, सब कुछ। अल-अक़सा में जो भी होता है वो 7 से 10 बजे तक होता है, बस 2-3 घंटे। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, यानी हर रोज लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं। सेटलर्स के जाते ही सब मामूल पर आ जाता है। इसराइल में कोई इक्वालिटी नहीं। इसराइल अपार्थाइड और रेसिस्ट मुल्क है। मेरे जैसा कोई भी यरूशलेम में रहने वाला फ़लस्तीनी, हम बस अमन के साथ रहना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन, चेक पॉइंट्स, फौज और हर तरफ M16 के बगैर। खैर, मैं तो अब आदी भी हो गया हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि अब मेरा बेटा भी आदी हो जाए।
It's not nice. M16, checkpoints, फौज. मसला लॉन्ग स्टैंडिंग और पेचीदा है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हर साल रोजों में ही इस तरह की एस्केलेशन होती है? 30 बरस से ज़्यादा अरसे बाद ये पहली बार है कि मुसलमानों, यहूदियों और क्रिश्चियंस के मजहबी त्यौहार रमज़ान, पासओवर और ईस्टर एक साथ आए हैं। इसराइल ने 1967 में दूसरे फ़लस्तीनी इलाकों के साथ मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर भी कब्ज़ा किया था। इसके बाद उर्दन के साथ स्टेटस को बरकरार रखने का एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत हरम शरीफ या टेम्पल माउंट के कंपाउंड में गैर मुस्लिम इबादत नहीं कर सकते। अलबत्ता वो मखसूस औकात में ज़ियारत कर सकते हैं, मगर दाएं बाजू के इंतहाई कौम परस्त यहूदी अब इबादत का हक मांग रहे हैं। वायलेंस का मौजूदा राउंड भी इसी से शुरू हुआ। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि वहां मौजूद फ़लस्तीनियों ने इन ज़ायरीन पर पथराव किया था। यहां शुरू होने वाला तशद्दुद इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों तक भी फैल जाता है। सन 2000 में सख्तगीर अपोजिशन लीडर एरियल शरोन के हरम शरीफ में दाखिल होने पर जो वायलेंस शुरू हुआ था, उसमें 800 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। इसके बाद से अब तक 4 मौके पर ऐसा हो चुका है कि मस्जिद अक्सा से शुरू होने वाला तशद्दुद पूरे इलाके में फैला और हज़ारों जानें उसकी नज़र हुईं। और इसराइल तशद्दुद और एस्केलेशन के लिए खुद फ़लस्तीनियों को ब्लेम कर रहा है। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि हम पर जो तशद्दुद हो रहा है उसके लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो लोगों को इसराइली शहरियों पर पत्थर फेंकने और तशद्दुद करने के लिए उकसा रहे हैं। ये बात नाकाबिले कबूल है। ये चीज़ शरंगेज़ तंजीमों खुसूसन हमास के लिए तोहफ़ा है जो यरूशलेम में तशद्दुद फैलाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर इन क्लैशेस और इसराइली कार्रवाई पर खासी तनकीद की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ या OIC के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि वो इसराइली ऑक्यूपेशन को फ़लस्तीनियों पर होने वाले हमलों और मुक़द्दस मकामात की वायलेशंस के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर लिखा कि मस्जिद अक्सा एक इबादत की जगह, वहाँ से नफरत और जुल्म के क्लिप्स देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। और इंटरनेशनल मॉडल बेला हदीद ने इंस्टाग्राम पर फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक़ कंटेंट सेंसर करने का इल्ज़ाम लगाया। मस्जिद अक्सा की एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे कोई ये बताए कि इन फ़लस्तीनियों में से किसने इसराइल को इस हमले पर उकसाया। अगर आप बहाने ढूंढ रहे हैं तो आप खुद मसले का हिस्सा हैं। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो इसराइल पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तक का इल्ज़ाम लगाती हैं। एक ग्रोह यानी कि इसराइलीज़ का फ़लस्तीनियों पर एक मुनज़्ज़म तरीके से तसल्लुत कायम किया गया है। उसमें रियासत की मदद है, उसमें पॉलिसीज़ की मदद है। इसराइल का जो पॉलिसीज़ हैं फ़लस्तीनियों के हिसाब से, वो दे कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम्स ऑफ अपार्थाइड एंड परसिक्यूशन। गेटोइज करना, यानी जिसका मतलब ये है कि नक्लो हरकत को ऐसे उनकी रिस्ट्रिक्ट करना कि वेस्ट बैंक और गाज़ा में उनको महकूम कर देना, और उन महकूम जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कानून जो है, कानून की हुक्मरानी, आइनी प्रोटेक्शन, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, उन तमाम चीज़ों का जो इतलाक़ है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो कि किसी एक महज़ब जमहूरी रियासत का होना चाहिए। और इस पे परसिक्यूशन का जो क्राइम है, दैट उसको कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि अब आलमगीर कानून की हैसियत हासिल रखते हैं। उसमें ये बहुत संगीन जुर्म है। हमारी दुनिया में वैसे जंगों और जुल्म की कोई कमी नहीं। आजकल सारी नजरें यूक्रेन पर सही, लेकिन कुछ ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं जिनके बारे में लगता है कि दुनिया उन्हें बिल्कुल भुला चुकी है। इसराइल और फ़लस्तीनियों का कॉन्फ्लिक्ट ना आसान है न सादा, और इसका शायद कोई आसान या सादा हल भी नहीं। लेकिन जब तक इसको हल करने के लिए सिंसेयर कोशिश नहीं की जाती, कोई सूरत नहीं निकाली जाती, फ़लस्तीनियों को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते, तब तक हमारी जंगों और जुल्म से भरी इस दुनिया में फ़लस्तीनी होना आसान नहीं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।